हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर अपना चल रहा था, और इस लेक्चर में मैं आपको रासायनिक संयोजन के नियम बताऊंगा, यानी रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन इंग्लिश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। पहले मैं 5 नियम आपको लिख दे रहा हूं, एक एक से मैं बताऊंगा। स्थिर अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ स्थिर अनुपात, कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा जो है गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चौथा है गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। इंग्लिश में गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस कांस्टेंट। ठीक है, पांचवा है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रोज लॉ। ओके, तो रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 हैं। नंबर फर्स्ट द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवुजियर ने दिया था, मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं इसको, यानी स्थिर अनुपात का नियम है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया था, और ये उनके एटॉमिक थ्योरी का पार्ट है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम चौथा नियम है, गैलुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ गैसियस कांस्टेंट। तो क्योंकि ये गैलुसैक का नियम है तो गैलुसैक ने ही दिया है। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रोस लॉ, ये अवोगाद्रो ने दिया था। 5 नियम है, 5 को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जहां भी कंजर्वेशन शब्द आज आप समझते हैं क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित यानी स्थिर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऐसे ही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल। बट यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बस एनर्जी की जगह द्रव्यमान यहाँ हो जाएगा कि जो द्रव्यमान होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यानी इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक क्रिया में, आप जानते हैं रासायनिक क्रिया में जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक कहते हैं और जो रिएक्शन के द्वारा बनते हैं उन्हें उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं।
तो जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है वो इक्वल होता है हमेशा सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का टोटल जो द्रव्यमान है, जो रिएक्शन करने के बाद जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का जो टोटल द्रव्यमान बनेगा वो बिल्कुल इक्वल उसके होगा जो अभिकारकों का होता है, क्योंकि उसमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा द्रव्यमान कहीं से, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए तो कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि मास नाइदर कैन बी created or nor be destroyed, it only converted into one form to another। समझ रहे हो? द्रव्यमान को ना तो आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय फ्रांसिस साइंटिस्ट। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज लेवोजियर। ओके, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज वन एग्जांपल, इट इज अ रिएक्शन H2 plus Cl2 gives 2HCl। इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं? इसमें रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बन क्या रहा है? 2HCl बन रहा है। तो अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लें तो इसमें क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनका जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो रूल है ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। ये रिएक्टेंट्स आप जानते हैं, लेफ्ट साइड में जो लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड में जो लिखे जाते हैं प्रोडक्ट होते हैं। जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट्स, जो बने प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या है, ये रिएक्टेंट्स मैं लिख देता हूं, और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स का मास करें तो हाइड्रोजन का मास आप जानते हो, यहाँ H2 है तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है तो इक्वल टू कितना होगा? 2 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 2 × 35.5। इसका एटॉमिक मास जो क्लोरीन का होता है Cl का 35.5 होता है, चूंकि यहाँ Cl2 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इक्वल कितना हो जाए? 71 ग्राम। ग्राम लिख देते हैं, मास है तो ग्राम में लिख देते हैं। 2HCl, तो यहाँ 2H का 1 प्लस Cl का कितना? 35.5। अब देखिए 2, ये कितना होगा? 36.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 35, 36 यहाँ पर, हाँ, तो ये आपका हो गया 36 दूनी बात 73 ग्राम हो जाएगा, 73 ग्राम। अब इन दोनों का सम करिए, इन दोनों का सम करेंगे, 2 + 71 इक्वल टू 73 ग्राम, इक्वल टू 73 ग्राम। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू है मास ऑफ प्रोडक्ट। हैंड्स प्रूफ। गॉट इट? क्या हुआ इसमें कि जो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रासायनिक रिएक्शन का एक हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्शन की है, तो इनका जो टोटल मास था 73 ग्राम था। तो वो जब बना है तो वो HCl के फॉर्म में बना है, लेकिन मास 73 ग्राम ही है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि मास को अपना ना डिस्ट्रॉय किया ना क्रिएट किया, बल्कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से दूसरे फॉर्म में HCl में कन्वर्ट कर दिया है। एक एग्जांपल इसका मैं और लेता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। कोई भी एक रिएक्शन जब आप लिखेंगे और उनमें जितने भी कंपाउंड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम करेंगे, दोनों तरफ रिएक्शन के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों का सम सेम आएगा, इक्वल आएगा। कोई भी रिएक्शन आप ले लेंगे। एक मैं और ले लेता हूँ, C + O2 gives CO2। ठीक है, एक रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। तो यू नो मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। और CO2 का कितना होता है? 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16 दूनी 32, 32 ग्राम। CO2 का कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 16 होता है इसका, तो 16 दूनी 32, 32 इक्वल टू कितना हो गया? 44 ग्राम। CO2 का 44 ग्राम। इनका सम करो, 32 + 12 + 32 इक्वल टू 44 ग्राम। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हैंड्स प्रूफ। समझ में आया? इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक पहला नियम होगा ये। दूसरा नियम जो है उसमें
रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम ये किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने इसको दिया था। ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, कोई भी यौगिक ले लीजिए, वो यौगिक चाहे आप आर्टिफिशियल फॉर्म में लें या फिर नेचुरल फॉर्म में मिल रहा हो तो उस फॉर्म में लें, या किसी भी सोर्स से वो उस कंपाउंड को लें, कंपाउंड एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उन सभी एलिमेंट्स का उसमें जो मास के अकॉर्डिंग जो क्या होगा, उनका अनुपात होगा, वो सब में सेम ही होगा। फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है ये नियम कि कोई भी कंपाउंड हो उसे किसी भी सोर्स से आप लें, उसमें जो एलिमेंट्स जिससे वो कंपाउंड मिलकर बना है उसमें मास के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम ही होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब चाहे बोतल का पानी हो, RO का पानी हो, नल का पानी हो, नदी झील या वर्षा का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा। ऐसा नहीं है कि नाली के पानी का फॉर्मूला अलग हो, नदी का अलग, समुद्र का अलग। सारे H2O, सारे सोर्स से जो पानी मिलेगा उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, तभी वो पानी है। अगर H2O नहीं है, H2O2 हो गया या कुछ और हो गया तो फिर वो पानी नहीं है, वो कंपाउंड ही बदल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है जिसमें वो जुड़े हुए हैं वो कितना है, उनका रेशियो देखते हैं। हाइड्रोजन 2 ग्राम है रेशियो, ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, 2 का 2 into 1 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 2 रेशियो 16 हो गया। तो इसको हम अगर थोड़ा काटें तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 1 रेशियो 8 हो गया। अब आप जो वाटर यानी पानी है, पानी का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी लेंगे, किसी भी सोर्स से लेंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्थिर अनुपात में ही होंगे, 1:8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 नहीं है तो वो पानी नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फॉर्मूला है, ये भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसको कह दो पानी है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 होता है। इसमें जरा देखें, हाइड्रोजन 2 है रेशियो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 2 32, रेशियो निकालो इनका, 2 1 2, और इसको काटेंगे तो 16 बार कटेगा, 1:16 आ गया। जबकि वाटर में कितना होना चाहिए? 1:8। तो ये पानी नहीं है। कोई भी यौगिक आप लेंगे, उस यौगिक में जो वो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उनका भार के अनुसार अनुपात हमेशा स्थिर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक एग्जांपल इसमें स्थिर अनुपात में हम और देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जीवधारियों के द्वारा छोड़ी जाए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी के जलाने से हो या फिर कोयले के जलाने से हो या फिर पेड़ पौधों के छोड़ने से हो, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड हम गेन करेंगे तो उसका फॉर्मूला CO2 होगा, और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होगा। क्या होगा? कार्बन का 12 रेशियो, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, यानी ये 4 से काट के देखें, 4 तिया 12, 4 8 32, 3:8 अगर कार्बन और ऑक्सीजन में है तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कुछ और बना लेते हैं और फिर आप कहें वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड तभी होगी जब उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। अब इसमें भी तो कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसका रेशियो अलग है। कार्बन में 12 × 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3:4, दैट इज नॉट CO2। ओके, तो ये हेंस प्रूफ, यहाँ पर ये नियम प्रूफ हो गया स्थिर अनुपात का नियम। नाम ही है स्थिर अनुपात। किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का भार के अनुसार अनुपात सदैव स्थिर होता है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको 2 नियम समझा दिए। इसके बाद रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तीसरा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम ये क्या कहता है
कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके दो या दो से अधिक तरह के कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें क्या होगा, जो दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका जो भार के अनुसार जो रेशियो होगा वो सेम होगा, जबकि दूसरे रिएक्शन करने वाले एलिमेंट का भार के अनुसार रेशियो अलग अलग होगा। तो दूसरा एलिमेंट है जो अलग अलग रेशियो से पहले वाले के कांस्टेंट रेशियो से रिएक्शन कर रहा है, तो उनमें जो अनुपात होगा भार के अनुसार वो क्या होगा, एक सरल संख्या होगी या कैसा होगा, गुणित अनुपात होगा। सरल संख्या का मतलब होता है एक पूर्णांक संख्या में अनुपात होगा, 1:2, 3:4, 1:2:4 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि कार्बन एक कांस्टेंट मास से रिएक्शन कर रहा है, इसमें कार्बन 12 ग्राम है, इसमें भी कार्बन कितना 12 ग्राम है। बट जो दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसमें इसकी रिएक्शन करने वाली क्वांटिटी है 16 ग्राम और इसमें इसका अमाउंट कितना है 32 ग्राम। तो इन्हीं को देखना है आपको। जो दूसरा एलिमेंट है जो अलग अलग मास के रेशियो में पहले कांस्टेंट रेशियो वाले एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो उनके बीच जो रेशियो होता है एक कैसा होता है, होल नंबर होता है, सरल संख्या होती है। यानी क्या, ऑक्सीजन CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन में जो अनुपात है भार के अनुसार वो कितना होगा 16:32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। फिर से एक बार सुन लीजिए, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि जब दो, देखिए एग्जांपल समझिए, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व की निश्चित मात्रा से जो दूसरे तत्व की अलग अलग मात्रा रिएक्शन करती हैं, तो उन मात्राओं में एक हमेशा होल नंबर होता है। उन मात्राओं में द्रव्यमान के अनुसार जो उसका अनुपात होता है वो एक होल नंबर में होता है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ने दो तरह के कंपाउंड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में ही कार्बन की एक निश्चित नंबर है, यानी कितनी 12 ग्राम, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसकी अलग अलग मात्राएं रिएक्शन कर रहे हैं, एक में 16 ग्राम, एक में 32 ग्राम। तो 16 और 32 अलग अलग डिफरेंस जो अमाउंट है उनमें अगर हम रेशियो निकालते हैं मास के अकॉर्डिंग तो कितना निकलता है 1:2, दैट इज अ होल नंबर। ओके, एक एग्जांपल से और समझिए इसको, एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो तमाम तरह के कंपाउंड बनाते हैं, NO बनाते हैं, NO2 भी बनाते हैं, NO3 भी बनाते हैं और भी बनाते हैं, इतना ही समझ लीजिए। तो अब इसमें सब में देखिए, आप देख रहे हैं सब में नाइट्रोजन की एक कांस्टेंट वैल्यू है 14 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम। मैं अगले टॉपिक में आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ही बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। इन तीनों में ही कंपाउंड में नाइट्रोजन की एक कांस्टेंट वैल्यू है 14 ग्राम और उनसे रिएक्टेंट जो अगला रिएक्टेंट है रिएक्शन कर रहा है डिफरेंट मासेस में, उसमें पहले में है 16 ग्राम ऑक्सीजन, सेकेंड में 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एक का होता है 16 ग्राम, दो एटम है तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 प्लस 48 ग्राम, ठीक है। तो आप देखिए इनकी वैल्यू देखिए, जो डिफरेंट वैल्यू है एलिमेंट की, तो इनमें जो अमाउंट में जो रेशियो होगा मास के अकॉर्डिंग वो कैसा होगा, एक होल नंबर होगा 16:32 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 1:2 एंड प्रूफ। ये नियम भी प्रूफ हो गया, ठीक है। होल नंबर का मतलब ये नहीं होता कि जरूर नहीं है कि 1 2 3 एक क्रम में ही यहाँ हो सकता है 4:1:3 भी आ जाए, तो मतलब एक संख्या होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये हो गया। नंबर 4 है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस कांस्टेंट। ओके, ये क्या कहता है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, चौथा है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ओके, समझिए, एग्जांपल समझाता हूं मैं। H2 + Cl2 gives 2HCl। यहाँ हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और HCl भी गैस है।
तो ये कहता है गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पादों का जो अनुपात होता है वो सदैव एक होल नंबर होता है, यानी स्थिर अनुपात होता है, एक सरल संख्या में अनुपात होता है। इसे गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या है मतलब इनका कि कोई भी रासायनिक क्रिया हो उसमें केवल गैसीय रिएक्टेंट्स और गैसीय प्रोडक्ट ही देखना है आपको, लिक्विड और सॉलिड है उन्हें छोड़ देना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पादों का जो अनुपात होगा, उनके आयतन का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक सिंपल नंबर यानी होल नंबर होगा। ठीक है ना, आयतन का अनुपात। यहाँ पर हाइड्रोजन एक अनुपात है 1 वॉल्यूम। एक क्यों लिखा? क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी तो एक माना जाएगा, एक ही इसका मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन का। क्लोरीन 1 वॉल्यूम, HCl बन रहा है 2 वॉल्यूम। ये रिएक्टेंट्स होगा, गैस सबके नीचे गैस लिखा है इसलिए गैसियस मैंने लिया है। इन सब का अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या देखें, इनका रेशियो देखें 1:1:2, जो कि क्या है एक होल नंबर है। इसे कहते हैं गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। और एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल और समझना है तो H2 प्लस हाफ O2, सॉरी H2 प्लस O2, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स हो जाएगा 2H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और H2O भी गैसियस फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है जो रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है जो रिएक्शन कर रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल कितने बन रहा है? 2, लेकिन गैसियस फॉर्म में बन रहा है तो 2 वॉल्यूम हो गए। तो सब गैसियस हैं तो इनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम रेशियो देखें तो 2:1:2, दैट इज होल नंबर। समझ गए? तो गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पादों का अनुपात यानी उनके आयतनों का अनुपात सदैव एक क्या होता है? होल नंबर यानी सरल संख्या होता है। इसे गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। ओके, इसके बाद फिर आपका लास्ट आता है गैलुसैक के आयतन के बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? साइंटिस्ट थे, आवोगाद्रो ने बताया था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, स्थिरता और दाब पर, किसी भी गैस के निश्चित आयतन में, किसी भी गैस के निश्चित आयतन में परमाणुओं की संख्या सदैव समान होती है। समझ में आया? कोई भी गैस हो अगर एक ही सेम कंडीशन में लिए जाए यानी फिक्स कंडीशन में लिए जाए, उसका फिक्स कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखा जाए, फिर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। फिर गैस चाहे कोई भी हो, उस गैस की मात्रा कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर लें तो फिर आप चाहे हाइड्रोजन गैस लें, चाहे क्लोरीन गैस लें या ऑक्सीजन गैस लें, एक निश्चित आयतन में लें तो जितने परमाणु हाइड्रोजन गैस में होंगे उतने ही ऑक्सीजन में होंगे, उतने ही क्लोरीन में होंगे। तो उसे कहते हैं गैलुसैक का गैसीय, गैलुसैक का एवोगाद्रो का नियम। एक बार फिर समझिए, एवोगाद्रो का नियम कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 760 mmHg प्रेशर लिया और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। ये कांस्टेंट रखा मैंने, इतना ही रखा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब मैंने क्या लिया, एक पॉट में मैंने 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ली, दूसरे में मैंने 2 लीटर ऑक्सीजन लिया और तीसरे में मैंने 2 लीटर क्लोरीन ली। अब समझिए, सारी वो कंडीशन मैंने यहाँ रख दी हैं जो एवोगाद्रो ने बताई थी। क्या कहा था कि अगर कंडीशंस फिक्स रखी जाए, क्या कंडीशंस? कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखा जाए और किसी भी गैस का वॉल्यूम भी फिक्स रखा जाए, निश्चित लिया जाए, गैस कोई भी हो, तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी सब में सेम होगी, समान होगी। यानी यहाँ 2 लीटर हाइड्रोजन है जिसको हमने 760 mmHg प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिया है। इन्हीं कंडीशन में मैंने 2 लीटर ऑक्सीजन ली है, इन्हीं कंडीशन में मैंने 2 लीटर क्लोरीन लिया है। तीनों गैसों को सेम कंडीशन में लिया है और सबके वॉल्यूम भी सेम है। तो जितने अणु इसमें हाइड्रोजन के होंगे, मान लो n अणु है, उतने ही अणु ऑक्सीजन के n ही होंगे, 2n नहीं होंगे, ना n/2 होंगे, और उतने ही क्लोरीन के होंगे। दैट इज एवोगाद्रो लॉ। एक बार फिर समझ लीजिए,
इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर किसी भी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एंड N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स है जो भी है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है आप जानते हो कांस्टेंट राशि आती है, तो V अपॉन N इक्वल टू K, वेयर K इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब दो गैस हैं तो एक के लिए V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे आगे चल के। न्यूमेरिकल तो सारे पांचों नियम पे मैं बताऊंगा आगे इस चैप्टर के लास्ट में, अभी केवल मैं नियम समझा रहा हूँ आपको। तो यह है एवोगैड्रो का नियम कि स्थिर ताप और दाब पर किसी भी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। एक चीज और, एवोगैड्रो ने इतना ही नहीं बताया था, उन्होंने एक चीज और बताई थी। एवोगैड्रो ने यह बताया था दूसरी चीज कि अगर कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंट में उसके पार्टिकल्स हैं वो हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में आपने जो उसका अमाउंट लिया उस अमाउंट में उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कितने 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये एक फिक्स नंबर उन्होंने बताई थी। तो जो अमाउंट उस सब्सटेंस का कहलाएगा दैट इज 1 मोल। इसे मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मोल संकल्पना, याद रखना। एवोगैड्रो के नियम को मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना कहते हैं, इसी को एक मोल कहते हैं। जब मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी तो उसमें पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट थी मोल थी, उसमें मैंने आपको एक मोल की डेफिनेशन भी बताई थी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 क्या होते हैं, परमाणु, अणु या कोई भी आयन होते हैं। मैंने कहा था आगे मैं बताऊंगा, ये मूल नंबर है। तो यही है मूल नंबर, मूल कंसेप्ट। क्योंकि ये जो नंबर है एवोगैड्रो ने दी थी और फिक्स है, तो इसे Na से डिनोट करते हैं। नंबर एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो संख्या ये निश्चित है 6.022 गुणा 10⁻23। तो एवोगैड्रो का नियम समझ में आया, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। एवोगैड्रो ने यह भी बताया था कि कोई भी सब्सटेंस हम लें और उस सब्सटेंस में अगर उसके पार्टिकल्स कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हैं, तो वो सब्सटेंस की जो क्वांटिटी जो आपने ली है उसको क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या क्या Na से डिनोट करते हैं, संख्या को एक फिक्स जो नंबर उन्होंने दी थी उसे क्या कहते हैं, Na से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इतने पार्टिकल्स पदार्थ की जितनी भी मात्रा में होंगे उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 मोल। तो आज मैंने आपको रासायनिक संयोग के 5 नियम बताए हैं। कल मैं आपको एक तो परमाणु भार, अणु भार और सूत्र भार के बारे में बताऊंगा। एटॉमिक मास यूनिट AMU के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं कल, तक के लिए धन्यवाद।